नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे पटना से बुलेटिन की, जहां सीएम नीतीश कुमार ने म्यूजियम का निरीक्षण किया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। म्यूजियम के विस्तारीकरण और उन्नयनीकरण काम का जायजा भी लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जहां भवन निर्माण विभाग सचिव कुमार रवि ने सीएम नीतीश कुमार को जानकारी दी है और इसके साथ ही आपको अहम जानकारी ये भी दे कि मैप के माध्यम से साइट प्लान के लिए सीएम नीतीश को ये जानकारी साझा की गई है। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इस बीच आपको बता दें कि मैप के माध्यम से साइट प्लान की सीएम नीतीश कुमार को ये जानकारी दी गई है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने म्यूजियम का निरीक्षण किया। इस म्यूजियम का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, बाकायदा इसको लेकर भी जो रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है वो भी सीएम नीतीश कुमार के साथ साझा की गई है। जहां विस्तारीकरण और उन्नयनीकरण को लेकर जानकारी तमाम अधिकारीगणों ने सीएम नीतीश कुमार को साझा की। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि किस तरह से निर्माण कार्य में थोड़ा बदलाव हो सकता है, उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। हम लोग तो अपने स्टूडेंट लाइफ से आते रहे, अब बाद में जब मौका मिला तो हमने कहा कि नहीं इसका विस्तार होगा। तो जो बिहार म्यूजियम बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस देश में कोई नहीं उस तरह का बना, और यहीं पर जो कुछ भी था उपलब्ध कहीं ठीक से रखा नहीं था, तो हमने कहा यहाँ से करवाइए और कुछ और चीज़ों को यहीं पर रहेगा। और उसके बाद जब वो भी हो गया तब भी हमने देखा कि अभी किनारे में कुछ और है। हमने कहा भाई किनारे में कुछ है, इसी का एक्सपेंशन करना है। तो वही अब हमको इतना समय लगा है, खराब लगा। आज हमको चाह रहे थे ये लोग प्रेजेंटेशन करना, ये बताना कि जो चीज़वा है उसको कहाँ कहाँ रखें। हम कि चलिए ना, हम वहीं देखेंगे। तो हमने तो बता दिया, रखिए और सबके बारे में जानकारी दे दीजिए, हिंदी में अंग्रेजी में एकदम क्लियर कि कब का है क्या है, ताकि जो भी आएगा देखेगा उसको मालूम होगा। तो उसी के चलते। और दूसरी चीज़ ये जो है बहुत ही पौराणिक स्थल है, हमको पता चला था, तो हमने कहा जरा सा करो इसका। तो क्या है आप बताइए ना। हम तो सोचिए 21 में ही आकर के करवाए, तो अभी तक थोड़ा देर कर दिया, छोड़ दिया। वही हम देखना चाह रहे थे क्या मतलब है। आज हमने कह दिया कि सब काम इस साल पूरा करिए, तभी हमको तभी आएंगे सर उद्घाटन करने। अरे हम तो उद्घाटन करना तो वो अलग चीज़ है, असली चीज़ है। सोचिए ना भाई कि जब बन जाएगा और फिर हम दोनों को पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ने का भी करवा रहे हैं, तो ये सब जब हो जाएगा तब कैसा होगा। देखेगा जब बिहार म्यूजियम कितना आता है तो सबको पता चलेगा कि पटना म्यूजियम में भी बहुत कुछ देखने लायक है। आएगा देखेगा बेचारा, पटना की एक अलग पहचान, तो एकदम पूरी पहचान हो जाएगी। तो कितना बढ़िया हो। तो अंतर्राष्ट्रीय बना ही दिए हैं, लेकिन जब यहाँ भी देखेगा कितना अच्छे ढंग से एक चीज़ को बनवाया जा रहा है। तो हम चाहते थे कि जल्दी हो जाए, वहाँ वाला तो हो गया, लेकिन हम यहाँ वाला भी जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अब बात अगली बड़ी खबर की, जो है बिहार में बेखौफ है बदमाशों के हौसले और ऐसे में लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, लूटपाट के बाद बदमाशों ने 4 लोगों को गोलियां मारी है। जहां वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं और इस बीच आसपास के जो क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली, वहां जो लोग थे उन्होंने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया। और ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है और ऐसे में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पटना में किस तरह से लगातार जो बदमाश है, जो आरोपी हैं, उनके हौसले यहां पर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद 4 लोगों को गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस बीच सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ऐसे में तफ्तीश करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें घायलों की क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन घायलों का इलाज सुचारू रूप से अस्पताल में अभी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजीव, बिहार में किस तरह से बेखौफ है बदमाश, उसकी बानगी देखने को मिल रही है, जहां पहले लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब मन भर नहीं भरता है इन बदमाशों का तो सीधे तौर पर उन 4 लोगों को गोली भी दाग दी जाती है। फिलहाल क्या स्थिति घायलों की? बता दें बिल्कुल जिस तरह से राजधानी पटना में जिस तरह से ये अपराधियों ने बीती रात ये जो घटना को जो अंजाम दिया है, बीती रात
ये जो घटना को जो अंजाम दिया है, 4 लोगों को उस समय गोली मार दी जाती है जब ये चारों लोग अपने क्षेत्र में एसी कॉलोनी के लोग रहने वाले हैं और वो बोरिंग रोड थे, वो शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में एसी कॉलोनी के ऊर्जा स्टेडियम के पास पहुंचे थे और वहां पर घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली के मारकर 4 लोगों को घायल कर दिया है। बता दें कि चारों घायल जो है वो वहां पर स्थानीय एक अस्पताल में उनको निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। चारों की जो स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और बता दें कि उस घटना को लेकर लोगों में काफी दहशत बना हुआ है। बता दें कि राजधानी पटना में जब इस तरह की आपराधिक घटना हो रही है, लोग जो है वो अपना गंतव्य स्थान सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में अन्य जो जिले हैं वहां पर क्या स्थिति होगी इसको खुद ही समझा जा सकता है। बता दें कि विपक्षी जो पार्टी है इसको लेकर सरकार पर हमलावर दिख रही है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है अरविंद सिंह ने कहा है कि जब सुशासन की दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो आखिर बताएं कि जब पटना में जब अपराधियों से जो लोगों को ये सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी। बता दें कि इस घटना को लेकर पुलिस कप्तान बिल्कुल राजीव, और देखिए लाजमी है अब कानून पर इस तरह के सवालिया निशान उठना, लेकिन इस भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आरोपी कौन थे। क्या इस बात का अभी पुलिस किसी भी तरह से अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हुए नजर आ पाई है? बिल्कुल बता दें कि अभी पुलिस ने मीडिया के माध्यम से आश्वस्त किया है कि सीसीटीवी जो है वो खंगाली जा रही है और पुलिस को कि इस मौके पर यही कहना है कि हम लोग अपना तफ्तीश जो है वो कि हम लोग बढ़ा दिए हैं और जल्दी ही अपराधियों को कि पुलिस शिकंजे में लेकर जेल की सलाखों तक पहुंचाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर रात्रि में पुलिस की जो गश्ती है, पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर जो स्थानीय जो लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति खासी नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि रात्रि में पेट्रोलिंग के बाद जरूर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक को लेकर वो कि पटना सहित प्रदेश में लोगों को अमन चैन शांति मिले, सुरक्षा लोगों को मिले, और उसको लेकर लगातार जो है समीक्षा बैठक की जाती है। और कहीं न कहीं ये जो घटना घटी है वो कि सारे जो कि दावा पर कि एक तरह से पोल खोलने का कार्य करती है और इसी को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर दिख रही है। बता दें कि चारों जो लोग हैं जो घायल हैं उनका ये कहना है कि अपना कार्य करने के बाद वो अपना घर लौट रहे थे और इस तरह की जो घटना घटी है, आखिर ऐसे में पटना में लोग कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब बात एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और इस बीच आपको अहम जानकारी दे दें कि बुद्ध समय का दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का भी निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। वैशालीगढ़ में बनाया जा रहा है ये संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप। सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बुद्ध समय का दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए। इस बीच तमाम जो दिग्गज हैं वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और विकास कार्यों को किस तरह से गति देनी है इसके लेकर रोड मैप भी यहां पर सीएम नीतीश कुमार समझते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर एक बार फिर से रुख करेंगे राजीव का, जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजीव, सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जहां बुद्ध समय का दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का ये निरीक्षण करते हुए नजर आए। किस तरह से रोड मैप बनेगा, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की गई? बिल्कुल ऋतु बता दें कि चूंकि गठबंधन की सरकार में अभी 6 महीना लगभग हुआ है बिहार में, और उसको लेकर एक तरफ जहां वो कि लगातार समाधान यात्रा पर जाकर कि सरकार के द्वारा जो अभी तक जो कार्य हुआ है विकास का उसमें वो अप टू डेट ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैसे कि पर्यटकों को बिहार की धरती पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, सरकार को रेवेन्यू मिले, इसको लेकर भी वो प्रयासरत हैं। और बता दें कि इसी कड़ी में वो प्रदेश के जो वैशालीगढ़ है वहां पर वो पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर जो बौद्ध स्तूप है और बौद्ध जो संग्रहालय है उसमें अभी तक क्या अप टू डेट है। बता दें कि उन्होंने संबंधित विभाग को एक तरह से निर्देश दे दिया है कि सितंबर तक एनी हाउ जो है वो जो लंबी जो कार्य है वो पूरा किया जाए। और उन्होंने कि वहां पर पर्यटकों को कि आने के लिए आकर्षक जो है वो वाटर जो लॉबी है वो बनाने के लिए बल दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग पर्यटक जो है वो बिहार की धरती गया में आते हैं, राजगीर आते हैं, तो महावीर जो है वो
भगवान महावीर की धरती रही है, बौद्ध की धरती रही, भगवान बुद्ध की धरती रही है। तो काफी इसको लेकर मतलब कि उन्होंने एक तरह से संबंधित विभाग को एक तरह से दिशा निर्देश दिया है कि जो ये नवनिर्माण जो मतलब कार्य है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और पर्यटकों को इस तरह से यहाँ जब आएंगे तो सरकार को रेवेन्यू तो मिलेगा ही और एक यादगार के तौर पर जो लोग हैं वो दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और वहाँ पर क्या रख रखाव है, भवन निर्माण के कई जो आलाधिकारी हैं वहाँ वो मौजूद थे। कुमार रवि ने सरकार को पूरी तरह से जानकारी देते हुए कहा कि कार्य जो है वो पूरे प्रगति पर है और सरकार के जो द्वारा जो दिशा निर्देश है कि सितंबर तक वो मतलब कि सितंबर तक बनाने के लिए हर हालत में मतलब कि प्रयास मतलब के रहेगी। और बता दें कि पर्यटकों को देख रेख को लेकर ही सरकार जो है इस तरह के कार्य कर रही है। और चूंकि भगवान महावीर का और भगवान बुद्ध का धरती रही है तो कहीं न कहीं यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगी। उसको देखते हुए सरकार ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। ऋतु बिल्कुल राजीव, और आने वाले समय में अब किस तरह से यहाँ पर चीजें सामने आती है या पर्यटकों को क्या लाभ मिलता हुआ नजर आता है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया राजीव। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में किस तरह से तमाम तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच राज्यपाल की तरफ से भी अब कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। और इस बीच इसे मंजूरी किए जाने के बाद से ही राज्य के जो व्यापारी हैं उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल पा रहा है। जहां झारखंड चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है जो झारखंड की बीमारियों के खिलाफ है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। सभी व्यापारी यहां पर तमाम तरह की जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर नजर आ पा रही है। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी, राज्यपाल की तरफ से विधेयक को जब पास किया जाता है तो इसमें नाराजगी की वजह क्या कुछ लोगों के सामने आ पा रही है? ऋतु, बता दें कि झारखंड में या फिर अन्य राज्यों में पहले किसी भी प्रकार के जो कृषि योग्य जो उपकरण हो, खाद बीज हो, उन पर किसी प्रकार की टैक्स नहीं लगती थी। लेकिन झारखंड से जो झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को जो पेश किया गया है और राज्यपाल के से मंजूरी मिलने के बाद इस अब ये तमाम चीज़ों पे जो कृषि के उपज या उनसे उपज होने वाली जो खाद्य पदार्थ हो या फिर दवाई हो, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव करने वाली या फिर यूरिया, DAP, ये जितने भी तमाम रासायनिक चीज़ें होती हैं उनमें 2% की अब अतिरिक्त टैक्स लगेगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो तमाम जिलों के वो कल रांची में एक जुटान हुआ उन लोगों का और एक विरोध प्रदर्शन निकाले काला बिला लगाकर। और तमाम दुकानें जो कृषि उपज जो दुकानें थे वो तमाम दुकानें बंद रही कल विरोध स्वरूप। और तमाम जो कृषि से जुड़े हुए या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए लोग थे वो एकजुट होकर इस बिल का सीधे तरीके से विरोध किया है और इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कृषि जैसी चीज़ों पर भी अगर टैक्स लगाया जाता है तो कहीं न कहीं इससे तमाम चीज़ों पे काफ़ी महंगाई बढ़ेगी, खासकर किसानों पर इसका सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने भी कहा है कि झारखंड सरकार ये बिल पास कराकर एक तरीके से बोझ देने का काम कर रही है जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं। अगर इस बिल को वापस नहीं किया जाता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा ऋतु। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी कई राज्यों में इस तरह की किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन झारखंड में झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक जो लाया गया है, हालांकि राज्यपाल ने कई संशोधनों के बाद
इस बिल को पास हालांकि किया है। मुझे देखिए इससे विधेयक को पहले भी मंजूरी तो दे दी गई है और देखना यही महत्वपूर्ण किया अब इस आक्रोश और इस जो नाराजगी आम जनमानस की सीधे तौर पर सामने आ पा रही है, इसके बाद क्या किसी तरह की वापसी विधेयक की होती है या नहीं। अब बने रहिए विजय हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब बात करेंगे रांची की, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी से पूछताछ की गई है ईडी ने, जहां ईडी ने विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी से 9 घंटे तक लगभग पूछताछ की। इस बीच आपको बता दें कि कोलकाता कांड में बरामद 49 लाख रुपए को लेकर ईडी ने कई सवाल इस दौरान सीधे तौर पर नमन विक्सल पर दागे हैं, जिनके जवाब देते हुए यहां पर नजर आए हैं नमन विक्सल। हालांकि कांग्रेस के 3 विधायकों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और जिसमें नमन विक्सल का नाम भी शामिल है। कल एक और विधायक से पूछताछ की गई थी, और ऐसे में सिलसिलेवार लगातार कांग्रेस के 3 विधायकों से पूछताछ की जा रही है। इन पर एक गंभीर आरोप यह लगा है कि इन्होंने राज्य की जो सोरेन सरकार है उसे गिराने की कोशिश की थी, और उसके एवज में पैसे भी यहां पर लिए थे। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता विजय का। विजय, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल एक और विधायक से यहां पर पूछताछ हुई थी, जिसके बाद अब नमन विक्सल से पूछताछ हुई। क्या कुछ सवाल रहे ईडी के जो सीधे तौर पर दागे गए नमन विक्सल पर? देखिए, ईडी के कार्यालय में लगातार जो कांग्रेस के 3 विधायक जो निलंबित है, उन तीनों विधायकों से लगातार ईडी के कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। 6 फरवरी को सबसे पहले जामताड़ा के विधायक जो है इरफान अंसारी, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद फिर 7 फरवरी को जो खिजरी के विधायक है राजेश कच्छप, उनसे पूछताछ की गई, और कल की तारीख मुकर्रर की गई थी कोलेबिरा विधायक विक्सल कुंगाड़ी की। तो 9 घंटे की पूछताछ हुई, और पूछताछ के दौरान सिर्फ यही पूछताछ के दौरान यही बातें सबसे पहले सामने आई कि क्या आप सरकार गिराने के लिए जो पैसे आप कोलकाता में बरामद हुई थी, क्या वो सरकार गिराने की साजिश रचने के लिए थी, या फिर वो पैसे क्या थे। तो ये तमाम चीज़ों पे जिस तरीके से ईडी लगातार इन तीनों विधायकों पर दबिश बनाई हुई है और पूछताछ कर रही है कि क्या कुछ इन लोगों की संलिप्तता है। वहीं विधायक नवीन विक्सल कुंगाड़ी जब ईडी कार्यालय से 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी कार्यालय से बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि जितने भी सवालात ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनसे पूछताछ की गई, उन तमाम सवालों के जवाब दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसे बरामद हुए थे कोलकाता का जो कैश कांड मामले जो बहुत चर्चित मामला था, ये तीनों विधायक के पास से जो पैसे बरामद हुए थे, उन्होंने अपने ये बताया कि विक्सल कुंगाड़ी ने बताया कि जो उनके पास से जो पैसे बरामद हुए थे वो उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए थे, और साथ ही कुछ पैसे जो है वो बैंक से कर्ज लिए थे। तो ये तमाम चीज़ों की जो कागजात है वो भी कहा कि मैंने जमा कर दी है, और आगे भी जिस तरीके से पूछताछ को लेकर बुलाया जाएगा तो मेरी सहयोग निश्चित रहेगी। इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से एक आरोप के तहत हम तीनों विधायकों को फंसाया गया था, कहीं भी एक मंशा नहीं थी कि झारखंड की सरकार को गिराया जाए। तीनों विधायकों से पहले भी जिन सवालातों को लेकर पूछताछ की गई थी, उन्हीं तमाम सवालातों को लेकर कहीं न कहीं नमन विक्सल कुंगाड़ी से भी पूछताछ की गई, और ईडी के जो अधिकारी है वो तमाम चीज़ों को, तथ्यों को और सूत्रों को जो मिल रहे हैं, जो स्रोत है, उन तमाम चीज़ों को एक दूसरे से पूछताछ के दौरान मिलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बिल्कुल विजय, तमाम तरह की यहाँ पर पूछताछ जो कार्रवाई है, जांच प्रक्रिया पूरी तरह से तेज हो चुकी है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है कि कांग्रेस के जिन 3 विधायकों पर गाज गिरी है, अब आगे आने वाले समय में कैसे इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, या किसी तरह की कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी विजय साझे की, उसके लिए शुक्रिया। और अब बात अगली खबर की, जहां बिहार सरकार में मंत्री रहे प्रमोद कुमार ने केंद्र सरकार के आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजादी के अमृतकाल के समय देश का बजट पेश किया है, जो ये अपने आप में अनोखा बजट है। पहले 5 लाख तक का टैक्स नहीं देना पड़ता था, वहीं अब 7 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये बजट गरीब, किसान, छात्र और महिलाओं के लिए अनोखा बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के जो बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है, ये पहली बार आज़ादी के 75 साल के बाद अमृतकाल के इस समय में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ये पूरे देश के सामने ये अनोखा बजट है। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, महिला जीविका दीदी और कोऑपरेटिव, जो किसान के कोऑपरेटिव है जहां 30% कोऑपरेटिव पर टैक्स लगते थे, वहां 15% हो गया। पूरे देश में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स पेई हैं,
जिसमें 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आय 7 लाख से लगभग है। तो वैसे 7 लाख लोगों को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया है। ये भी एक अनोखा पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये थावे जो माता का जो नगरी है, जो गोपालगंज की जो आज सांस्कृतिक विरासत की, जो सांस्कृतिक राष्ट्र की जो परम भूमि है थावे माता के, उसको मॉडल स्टेशन बनाने के लिए कितना करोड़ हो? 1,25,000 करोड़ उसमें सरकार ने दिया है। और बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।